विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान, अध्याय 14, प्रेत से सामना। अगर उस उल्लू ने फिर चीख मारी तो मैं घबरा जाऊंगी, मानसी ने घबराते हुए कहा। वे चारों वहीं थे, दो लड़कियां, प्रोफेसर पारेख और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, टाई हॉल की मोमबत्ती से रोशन लाइब्रेरी में बैठे हुए 11:30 बजने और पिरूज पिलाने के जाल के साथ आने का इंतजार कर रहे थे। मिसेस पारेख सोने चली गई थीं, लेकिन प्रोफेसर या मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की कोई भी बात दो लड़कियों को भी उनका अनुसरण करने के लिए मना नहीं सकी। शाम के पहले हिस्से में भैरवनाथ मुखर्जी थोड़े हल्के फुल्के मूड में थे, लेकिन अब जब असली घड़ी नजदीक आ रही थी तो वह भी इस रहस्यमयी मौके से गंभीर हो गए थे। प्रोफेसर इस टोली के वास्तविक नेता थे। दिन के समय की लड़कपन जैसी उत्सुकता अब एक चुस्त और निर्णायक अंदाज में बदल गई थी और वे पूरी तरह से व्यवस्थित होकर इस अभियान की तैयारी कर रहे थे। टॉर्च, यात्रा के लिए कंबल और एक हिप फ्लास्क उन्होंने मेज पर रखते हुए कहा, बंदूक मत ले जाना, कहीं चलाने की इच्छा हो जाए। काश तुम दोनों लड़कियां सोने चली जाओ और इससे दूर रहो। बकवास। हम आपके लिए मोर्चा संभालेंगे, भूत दिखे या न दिखे, जब आप लौटोगे तो कुछ गर्म चीज पाकर अच्छा लगेगा, मानसी ने दृढ़ता से कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, जो खिड़की के पास खड़े थे, मुड़े। थोड़ी चांदनी होगी, उन्होंने कहा। काश मैं जान पाता कि आप कहना क्या चाहते हो प्रोफेसर। क्या मुझे जंजीरों में बंधा हुआ कराहता भूत देखने की उम्मीद रखनी चाहिए, या अब जंजीरें आउट ऑफ फैशन हो चुकी हैं? प्रोफेसर ने सिर हिलाया। मैं कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता, उन्होंने कहा। कहीं मेरी सोच पूरी तरह गलत ना हो जाए। हां, लड़कियां यहां ऊपर ठीक रहेंगी, कोई हाथ पकड़ने या मोमबत्तियां बुझाने वाले भूत नहीं आएंगे। ये पुरानी हवेलियां रात में अजीब तरह से चरमराती हैं, उन्होंने अनजाने में कहा। मानसी ने पारुल की कुर्सी की बांह पर खुद को जमा लिया। हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे जब तक आप वापस ना आ जाओ, उसने कहा। आज रात बहुत गर्मी है ना? जैसे ही उसने यह कहा, रात की दबी दबी गर्मी एकदम असहनीय सी लगने लगी। यह एकदम साधनहीन रात थी और बाहर का बगीचा रहस्यमयी रूप से शांत था, जिससे जब उल्लू ने चीखा तो ऐसा लगा मानो वह डरावनी आवाज कमरे में ही गूंज रही हो। इंतजार करते हुए कमरे में लंबी असहज चुप्पियां छा गईं और सबसे मामूली वाक्य भी झिझक और घबराहट से भरा हुआ लगने लगा। एक तीव्र खटखटाहट ने सबको चौंका दिया और जब बाहर से एक भारी सी बांग्ला आवाज ने आत्मीयता से कहा, आमी एशे गेছি सर। मैं आ गया हूं सर। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि टोली अब पूरी हो गई थी। अगले ही क्षण मिस्टर पिलानी जूनियर का सिर और कंधे खिड़की के खुले हिस्से में नजर आए। वह खुद भी थोड़ा बेचैन लग रहा था और उसकी मुस्कान कुछ शर्मीली थी। भूतों की खोज में बड़े लोगों के साथ निकलने के लिए उसने खास तौर पर अपने बाल संवारे थे, जिसकी वजह से उसके भूरे घुंघराले बालों की छोटी सिर पर इतनी ऊपर खड़ी थी कि वह सचमुच डरे हुए व्यक्ति जैसा लग रहा था। मैंने रोशनी देखी तो इधर आ गया सर, उसने कहा। नौकरानियों को डराना नहीं चाहता था। मैं समय पर आया हूं ना? यह साफ था कि वह यह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि जैसे यह यात्रा उसके लिए रोज की बात हो। प्रोफेसर ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेट लिया। हम साइड के दरवाजे से बाहर चलेंगे, उन्होंने भैरवनाथ मुखर्जी से कहा। वहीं रुको पिलानी, हम तुम्हारे पास आते हैं। शुभकामनाएं, पारुल ने कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी सजग और अभी भी युवा प्रोफेसर के पीछे पीछे पत्थर की फर्श वाले गलियारे से होकर आधे कांच के बगीचे के दरवाजे तक पहुंचे। वे एक मुलायम लॉन पर बाहर निकले और प्रोफेसर उन्हें घर की साइड की ओर ले गए, जहां पिलानी जूनियर की लंबी आकृति खिड़की के खिलाफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, अंधेरे में उनके पैरों के पास कुछ हिला। ये वीरा है सर, प्रोफेसर की बड़बड़ाहट के जवाब में पिलानी ने कहा। मेरा पुराना कुत्ता, सोचा साथ ले चलूं, साथ देने के लिए। ये चुपचाप रहेगा, है ना बेटा? आखिरी शब्द कुत्ते से कहे गए जब उसने झुककर उस आकृति को सहलाया जो अब अंधेरे की आदत पड़ने पर दिखने लगी थी।
वीरा एक बड़ा दुबला पतला जीव था जिसके सिर बड़े थे, पूंछ नहीं थी और कान बछड़े जैसे थे। वह अपने मालिक के पीछे पीछे परछाई की तरह चलता था, उस शानदार प्रशिक्षण के साथ जो अक्सर ऐसे इलाकों में संदेह से देखा जाता है जहां लोग शिकार पालते हैं। क्या तुम्हारे पास जाल है? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पूछा जब वे घास के ऊपर से होते हुए जंगल की पगडंडी की ओर बढ़े। यह रहा सर, यह पुराने वाले का एक टुकड़ा है। मैंने सोचा पूरा भारी वाला संभालना मुश्किल होगा। उसने थोड़ा मुड़ते हुए दिखाया कि उसके कंधे पर मजबूत गूंथे हुए रस्सियों का एक बड़ा और भारी रोल लटका हुआ था। मैं एक तूफानी लालटेन भी लाया हूं, उसने प्रोफेसर की ओर मुड़ते हुए जोड़ा, लेकिन मैंने उसे घर के पास नहीं जलाया। उसे छोड़ दो, प्रोफेसर ने कहा। मेरे पास टॉर्च है। लेकिन पिलानी अपनी लालटेन थामे रहा। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं इसे रख लूं सर, उसने कहा। जैसे ही वे अंधेरे में चले, भारी खामोशी उन पर हावी हो गई, जिसे बस उनके अपने पैरों की घास पर सरसराहट तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद पिलानी ने अपनी योजना की रूपरेखा बताई। चूंकि आपने इसकी योजना मुझ पर छोड़ दी, सर्स, उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सोचा आप जानना चाहेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूं। मैंने सोचा है कि एक ऐसा पेड़ ढूंढूंगा जिसकी एक शाखा बाहर निकली हो और मैं उस पर बैठ जाऊंगा जाल के साथ, और जब वह चीज नीचे आएगी तब मैं उसे ऊपर से जाल से ढक दूंगा। इस योजना की सादगी ने युवा आदमी को गर्व और आनंद से भर दिया था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी और प्रोफेसर इससे उतने प्रभावित नहीं हुए। अगर वह तुम्हारे पेड़ के नीचे न आए तो? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने पूछा। लेकिन पिलानी इस स्थिति के लिए भी तैयार था। मुझे शक नहीं कि वह आएगा सर, उसने कहा। वह रुका और कुछ क्षणों के विचार के बाद एक रोचक टिप्पणी की। वह लोगों का पीछा करता है सर। मैं चाय के वक्त पुराने वाले से बात कर रहा था, उसने मुझे यह बताया, और तब मैंने सोचा कि अगर मैं पेड़ पर रहूंगा सर, तो आप उसे मेरे नीचे ले आ सकते हो। बेशक, वे हंसते हुए आगे बढ़ा। हम यह तो नहीं कह सकते कि वह वहां होगा, है ना? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी हंस पड़े। समझ गया, उन्होंने कहा। हम ही चारा भी हैं और मछली भी। पिलानी इस मजाक पर चुपचाप हंसने लगा। बिल्कुल सही सर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब अगर आपको ऐतराज न हो तो हम चुपचाप रहें। मैं आगे चलूंगा, कृपया। वह बिल्ली की तरह चुपचाप कदम रखते हुए उनके आगे आगे चलने लगा, और उसके पीछे वह बड़ा सा संकरा कुत्ता चोरी चोरी रास्ता पकड़ता चला आया। कुछ समय तक वे बिना कुछ बोले चलते रहे। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपने चश्मे उतार दिए थे, जो कि उनके एक आदत थी जब कोई कार्रवाई अपेक्षित हो। गर्मी अब लगभग असहनीय हो चुकी थी। केवल एक क्षीण होता चांद दिखाई दे रहा था, हालांकि तारे पर्याप्त चमक रहे थे। वे जिस वृक्षों की पट्टी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे वह स्याह और अत्यंत अरुचिकर लग रही थी, और उस इलाके में पाए जाने वाले छोटे एशियाई धारीदार उल्लू समय समय पर उदास स्वर में हूंट कर रहे थे। वे पगडंडी का अनुसरण करते हुए प्रोफेसर के जंगल में प्रवेश कर गए, जो उस खाली स्थान के विपरीत दिशा में स्थित टावर की बड़ी वन भूमि के समानांतर था, और जहां से पारुल ने केवल 1 सप्ताह पूर्व दमयंती बेन शाह की मृत्यु के दिन सुबह मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी को मार्ग दिखाया था। युवा पिलानी ने अपने आप को सीधा किया और हठपूर्वक आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसके सिर के ऊपर की शाखाओं ने उसका मार्ग लगभग पूर्ण रूप से अंधकारमय कर दिया था। अचानक वीरा ने सूंघना शुरू किया। उसका विशाल सिर उसके मालिक की एड़ी के पास झुक गया। थोड़ी देर में वह पूरी तरह रुक गया और एक दबा दबा सा हिनहिनाने जैसा स्वर निकाला, जिससे युवक भी रुक गया। क्या बात है लड़के? पिलानी ने फुसफुसाकर कहा। कुत्ता बिना कोई आवाज किए पगडंडी से हट गया और अंधेरे में गायब हो गया, और कुछ ही पलों बाद उसके जबड़े में कुछ लटकाए हुए वापस लौटा। युवक अपनी एड़ियों पर बैठ गया और एक माचिस जलाई। उस छोटी सी लौ में वह पीला कुत्ता अपने मुंह में एक युवा खरगोश लिए खड़ा था। वह जानवर पूरी तरह से मरा हुआ था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक तार कसकर कसा गया था। पिलानी ने वह खरगोश कुत्ते से ले लिया और प्रोफेसर ने अपनी टॉर्च निकाली। आह, लड़के ने उपेक्षा से फुसफुसाया जब उसने खरगोश को नीचे फेंका। यहां कोई है जिसे भूतों का डर नहीं है। इसे फंसे हुए आधे घंटे से ज्यादा नहीं हुआ।
वह खड़ा हो गया और कुत्ता उसके पीछे पीछे चलते हुए फिर से जंगल की शांत गहराइयों की ओर बढ़ गया। यह पगडंडी सर्दियों में लकड़हारे द्वारा छोड़ी गई थी और सीधे झाड़ियों से होते हुए खुली जगह की ओर जाती थी। चुड़ैलों का मैदान दिन में ही पर्याप्त डरावनी जगह थी, लेकिन रात में यह निस्संदेह रूप से भयावह थी। लकड़ियों के बीच की वह पतली पत्थर वाली पट्टी तारों की रोशनी में भूतियां लग रही थी और यहां पेड़ों की लंबी कतारों से घिरे हुए हवा भी दमघोंटू लग रही थी। प्रोफेसर ने मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की बाह में कोहनी मारी। यह तो लगभग सच होने जैसा है, उसने धीरे से कहा। भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। पृष्ठभूमि तो सटीक है, उसने फुसफुसाया। जगह और समय दोनों सही हैं। अब यह नाटक कब शुरू होगा? लेकिन अगर भैरवनाथ मुखर्जी हल्के मूड में थे तो मिस्टर पिलानी निश्चित ही वैसी स्थिति में नहीं थे। जब वे तीनों परछाइयों में मैदान के किनारे रुके तो उनकी आवाज कांपती और डरी हुई सुनाई दी। लगता है यही जगह है, आप उसे यहां लाएं और मैं उसे पकड़ लूंगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और उस ओक के पेड़ की ओर इशारा किया जिसके नीचे वे खड़े थे। फिर वह परछाई की तरह अंधेरे में गायब हो गया और वे पेड़ के तने पर उसके रबर के जूतों की धीमी खुरचने की आवाज सुन सके। वह बंदर की तरह चढ़ा, जो अंधेरे में कोई साधारण बात नहीं थी, खासकर जब उसकी कमर में 2 पत्थर वजन के जाल की रस्सियां बंधी हों और वे उसकी हल्की सी कराह सुन सके जब वह ऊपर खींचा। कुछ क्षण बाद उनके सिर के ठीक ऊपर से एक फुसफुसाहट आई। जब तक वह आए मैं यहीं आराम करूंगा। कुत्ता कहां है? प्रोफेसर ने धीरे से पूछा। वह पेड़ की जड़ पर है, वह नहीं हिलेगा। मिस्टर पिलानी ने लगता है पूरी तैयारी कर ली थी। अब वह क्या करता है? भैरवनाथ मुखर्जी ने फुसफुसाते हुए कहा। जंगल में उनके चारों ओर बेहद सूक्ष्म, लगभग अदृश्य ध्वनियां थीं, जैसे अंधेरे में दमित सांसें चल रही हों। दोनों ही उस क्षण की भूतियां अनुभूति से अनभिज्ञ नहीं थे, लेकिन प्रत्येक का इस विषय में अपना विशेष हित था। मुझे लगता है, प्रोफेसर ने फुसफुसाया, कि अगर आप बाईं ओर जाएं तो मैं दाईं ओर चला जाऊं। मुझे अपनी फोटो उस जगह से मिली जहां कर्नल की पगडंडी मैदान में मिलती है। यदि हम तीनों अंडाकार घेरे में बराबर दूरी पर खड़े रहें तो अगर हमारा शिकार प्रकट हुआ तो वह बच नहीं सकता। काश मैं अपना रोवण का टहनी ले आता, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने एक भावनात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा और बताई गई दिशा में चल दिए। वे जंगल की किनारी से चलते रहे, पेड़ों की छाया में छिपे हुए। एक बार जब उन्होंने अपने पैरों के पास एक खरगोश को चौंका दिया, तब की सांस अटकने वाली अनुभूति को छोड़कर उन्हें कोई विशेष उत्तेजना महसूस नहीं हुई, जब तक वे लगभग 30 गज की दूरी पर टॉवरवुड के प्रवेश स्थान के पास नहीं पहुंच गए। वहां वे लंबी घास में बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। यह एक प्रकार की मध्यम सी हूक थी जो पेड़ों के बीच से आती हुई जान पड़ती थी और उन्हें अनचाहे रूप से मिस्टर लुक की वह बात याद आ गई, जैसे कोई जानवर गा रहा हो। उन्होंने कभी किसी देशज जाति में भी ऐसा भयावह स्वर नहीं सुना था। इस आवाज की सबसे डरावनी बात यह थी कि वह लयबद्ध थी। वह एक तय ताल पर ऊपर नीचे हो रही थी और स्वर ऊंचा और कांपता हुआ था। वह आवाज पास आती जा रही थी और अचानक उन्होंने उस आकृति को देखा। वह कर्नल की पगडंडी से नहीं बल्कि मैदान के उत्तरी सिरे से आई थी और अब वह रोशनी होती आकाश में सिलहूट की तरह खड़ी थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खड़े हो गए, अपने सुन्न हो चुके अंगों से लगभग अनभिज्ञ। वह आकृति, चाहे जो भी थी, मूलभूत डरावने तत्वों से भरी थी। वह अत्यंत लंबी थी, जैसी लुग ने बताई थी, और अकल्पनीय रूप से दुबली। उसके सिर पर लंबे टेढ़े मेढ़े सींग थे और उसका शरीर विकृत और विकराल लग रहा था। वह मैदान में रोते हुए आगे बढ़ रही थी और जैसे ही वह पास आई, भैरवनाथ मुखर्जी को उसका चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्हें अचानक मितली सी महसूस हुई और उनकी खोपड़ी झंझना उठी। उसी क्षण वह आकृति हवा की दिशा में उनकी ओर घूमी और उन्हें सड़ांध की गंध आई, तीव्र और अपवित्र। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकले। आकृति रुकी और उनकी ओर घूमी। जैसे ही उसने ऐसा किया, भैरवनाथ मुखर्जी को उसकी एक मृत आंख दिखाई दी, निर्जीव और घिनौनी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अपनी जगह डटे रहे और वह आकृति पास आती गई। कहीं पीछे से पिलानी का कुत्ता
करुण स्वर में भौंकने लगा। भैरवनाथ मुखर्जी सावधानी से पीछे हटे, धीरे धीरे आवाज की दिशा में घूमते हुए और उस प्रेत को जाल की ओर खींचने लगे। हर बार जब वह प्रेत एक कदम आगे बढ़ता, वे एक कदम पीछे हटते। अचानक वह आकृति उन पर झपट पड़ी और भैरवनाथ मुखर्जी खुले रास्ते की ओर भागे। रात में उनका लंबा पतला शरीर आतंक का चित्र बन गया। वह सींगधारी प्रेत उसके पीछे दौड़ पड़ा। वे रोते हुए कुत्ते के पास से गुजरे और एक चक्करदार क्षण में वह प्रेत उनके बहुत पास आ गया। उनके सिर के ऊपर कुछ फड़फड़ाया, जैसे कोई विशाल चमगादड़ हवा में मंडरा रहा हो। फिर भारी जाल उसके ऊपर गिरा और एक भयानक आधा मानव आधा पशु जैसी चीख पत्तों के बीच गूंज उठी। कुत्ते को रोको! प्रोफेसर दौड़ते हुए चिल्लाए। भगवान के लिए कुत्ते को रोको! जैसे ही उसने अपनी टॉर्च को सीधा किया, प्रोफेसर का हाथ जोरों से कांपने लगा। कुत्ता, जो पहले पागलपन भरे हमले के बाद अब डर के मारे पेड़ के तने के पास सहमा हुआ बैठा था, वहीं मिस्टर भैरवनाथ भारी जाल में फंसे संघर्ष करते आकार की ओर झुक गए। गहन अंधेरे के बाद लगभग आंखें चकाचौंध कर देने वाली टॉर्च की रोशनी ने अजीब तरह से भ्रम को और बढ़ा दिया। वह प्राणी जो भी था अब संघर्ष करना बंद कर चुका था और जाल में निश्चल पड़ा था। रस्सियों की उलझन में एक अनगढ़ बालों से ढका हुआ आकार। यह तथ्य कि भूत अब वास्तव में उनके पैरों के पास बंदी बनकर पड़ा था, दोनों पुरुषों को यह एहसास दिला गया कि पिछली रात उनकी सफलता की उम्मीद कितनी क्षीण थी। फिर भी वह वहीं पड़ा था, अब भी समझ से परे, एक विकृत और दुर्गंधित शरीर। पिरुज अपनी शाखा से नीचे कूदा और उन्होंने उसका चेहरा देखा, पीला और पसीने की मोटी बूंदों से चमकता हुआ। अरे बाप रे! वह अपने आप से बार बार फुसफुसाता रहा। अरे बाप रे! प्रोफेसर जाल के ऊपर झुके और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके स्वर में भय से अधिक उत्तेजना थी। मैं जानता था, उन्होंने कहा, मैं सही था। यह सबसे उल्लेखनीय जीवित बचे उदाहरणों में से एक है जिसका मैंने कभी सुना है। जानते हो हमारे पास क्या है? एक औरत, मिस्टर भैरवनाथ ने कहा। एक चुड़ैल, प्रोफेसर बोले। सावधान, अब धीरे से। मुझे लगता है वह बेहोश हो गई है। उन्होंने बहुत सावधानी से जाल हटाना शुरू किया। जवान पिरूज, जो अपनी दहशत से लड़ रहा था और इस स्थिति में वास्तविक साहस दिखा रहा था, कांपते हाथों से तूफानी लालटेन जलाने में लग गया। मिस्टर भैरवनाथ और प्रोफेसर ने जटिल रस्सियां सावधानी से हटाईं। जमीन पर पड़ी आकृति बिल्कुल भी नहीं हिली। हे भगवान, मुझे उम्मीद है कि सदमे से उसकी मृत्यु न हो गई हो। प्रोफेसर की आवाज में गहरी चिंता थी। पिरूज, जरा वह लालटेन इधर लाओ। क्या तुम लाओगे? हां, अब ये टॉर्च पकड़ो। और फिर जब प्रकाश बिना किसी रुकावट के उनके बंदी पर पड़ा, चुड़ैलों का मैदान का सच्चा भय उजागर हो गया। कई मायनों में वह पारंपरिक भूत से भिन्न थी, लेकिन मुख्य रूप से इसलिए कि उसे स्पष्ट देखने पर भी उसका डरावनापन कम नहीं हुआ। वह एक महिला की आकृति थी, बूढ़ी और लगभग नग्न, केवल बकरी की असंस्कृत खाल की बड़ी पट्टियों से ढकी हुई, जो उसके पीले और हड्डियों जैसे शरीर पर लिपटी थीं। उसका सिर पशु की खोपड़ी से सजा था, जिससे अब भी बाल झूल रहे थे, और उसके चेहरे को फर के मुखौटे ने ढका हुआ था, जिसमें आंखों के लिए केवल 2 छेद काटे गए थे। उसकी हड्डियों जैसी भुजाओं पर खून सना था और यह दृश्य अकल्पनीय था। प्रोफेसर नीचे झुके और उसने वह सिरपोश उतारा, सावधानी से सींगों से पकड़ते हुए। मिस्टर भैरवनाथ एक पल के लिए पीछे हट गए, घिन से भर उठे। जब उन्होंने फिर से देखा, एक नया झटका उनका इंतजार कर रहा था। महिला का सिर खुला था और उसकी बंद आंखों के ऊपर उसका माथा अंतहीन सा प्रतीत हो रहा था। वह पूरी तरह से गंजी थी। जवान पिरूज की आवाज राहत में भरकर भरी हुई थी और उसने दोनों के मन में उठे प्रश्न का उत्तर दिया। वो ओल्ड मिसेज माया मुंशी है, उसने कहा। बूढ़े ने कहा था कि वो एक चुड़ैल है, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अरे बाप रे, कौन सोच सकता था? मैंने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था। प्रोफेसर ने अपना ट्रैवलिंग कंबल निकाला। अब जब हमें पता है कि यह कौन है, तो मामला बहुत सरल हो गया है, उन्होंने कहा। यह कहां रहती है? अकेली? अपने बेटे के साथ रहती है सर, कियान मुंशी, मिस्टर पिरूज ने कहा, जिनका साहस अब इस रहस्य के
मानवीय रूप में खुलने के बाद लौट आया था। वो एक मंद बुद्धि है, दोनों ही ठीक नहीं है। क्या तुम हमें उस झोपड़ी तक ले जा सकते हो? भैरवनाथ ने पूछा। क्या यह दूर है? हमें इस औरत को ले जाना होगा। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। एक बात तो है, वह किसी भी और घर से काफी दूर है। इसी बीच प्रोफेसर ने बड़ी सावधानी से उस बूढ़ी महिला को उसकी डरावनी पोशाक से अलग किया और उसे कंबल में लपेट दिया। मुझे लगता है, उन्होंने कहा, अगर हम इसे होश में लाने से पहले इसके घर पहुंचा दें तो यह हम सबके लिए बेहतर होगा। अगर यह खुद को अब भी यहां अपने पूरे भयानक पहनावे में हमारे साथ देखेगी तो शायद पागल हो जाए। जवान पिरूज, जो कुछ समय पहले चुपचाप निकल गया था, अब एक हल्की सी लकड़ी की स्ट्रेचर हर्डल के साथ लौटा, जो 2 संपत्तियों की सीमा पर बनी बाट का हिस्सा थी। मुझे याद था कि मैंने इसे देखा था, उसने कहा। अगर आप तैयार हैं साहब, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम इसे इस पर रखें और जंगल के बीच से निकल जाएं। आधा मील भी नहीं है। उन्होंने उस डरावनी आकृति को उस खुरदरी स्ट्रेचर पर उठाया और चल पड़े। पहले झटके के बाद से कोई नहीं बोला था। इस असाधारण अभियान का यह असाधारण अंत उन्हें कुछ समय के लिए शांत कर गया था। पिरूज सबसे आगे चला। तूफानी लालटेन उसकी कमर से टकराती हुई चल रही थी। उसका झिलमिलाता प्रकाश रास्ते पर विकृत परछाइयां डाल रहा था। उसका कुत्ता पीछे पीछे स्ट्रेचर के नीचे से चलता रहा और प्रोफेसर और भैरवनाथ सबसे पीछे असमान जमीन पर लड़खड़ाते हुए। कुछ देर तक प्रोफेसर गहरे विचारों में डूबे रहे। फिर जब रास्ता उन्हें मैदान के उत्तरी छोर की ओर ले गया, उन्होंने भैरवनाथ की ओर देखा। तुम समझे? उन्होंने पूछा। थोड़ा थोड़ा, भैरवनाथ ने कहा। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो यकीन न करता। मुझे तो शुरू से ही शक था, बुजुर्ग ने आत्मीयता से कहा। बकरी के सींग और वो अजीब प्राचीन गीत, इन्हीं बातों ने मुझे तुरंत यह विचार दिया। यह एक रोचक मामला है। पिछले 50 वर्षों में ऐसा कोई मामला नहीं देखा मैंने। यह एक तरह का मानसिक अंधापन है। आधुनिक सभ्यता देश भर, दुनिया भर में फैल गई है, फिर भी कहीं कहीं ऐसे स्थान बच गए हैं जो 300 सालों से नहीं बदले। यह महिला निश्चित ही मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उन्होंने जल्दी से जोड़ा, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि पिरुज के लाल कान हर शब्द सुनने को तत्पर हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह चुड़ैलों की एक प्राचीन परंपरा से संबंधित है। उनके कुछ विश्वास आज तक इस महिला में विद्यमान हैं। उसकी पोशाक उदाहरण के तौर पर एकदम प्रामाणिक है और ऐसे गीतों का वर्णन कई स्पेशलिस्ट ने किया है। वह अतीत की एक जीवित परछाई है। शायद वह पूरी तरह नहीं समझती कि वह क्या कर रही है। यह केवल एक आदिम सहज नॉलेज है। यह अत्यंत रोचक है, बेहद रोचक। हाँ, लेकिन क्यों? भैरवनाथ ने कहा, जो उतना ही घबराया हुआ था जितना वह मानना नहीं चाहता था। उसके पास कोई वजह थी? क्या किसी ने उसे ऐसा करने को कहा था? प्रोफेसर ने विचार किया। हमें यह पता लगाना होगा, उन्होंने कहा। मुझे लगता है चूंकि उसकी रात की यात्राएं इतनी नियमित थीं, उसके पास कोई बहुत ही ठोस वजह जरूर रही होगी, लेकिन निस्संदेह यह सब सामने आ जाएगा। बेशक, उन्होंने लगभग आशावादी स्वर में कहा, यह सब कई सालों से चल रहा हो सकता है। उसकी मां भी शायद ऐसा ही कुछ करती रही हो। आप चौंक जाएंगे जानकर कि पिछले 300 वर्षों में इस देश में और मेरे देश में भी कितनी जादू टोने की घटनाएं हुई हैं। इतना भी समय नहीं हुआ जब सरकार ने उन्हें जलाना बंद किया। मेरे जन्म से कुछ साल पहले ही डीडी होम को रोम से एक जादूगर के रूप में निकाल दिया गया था। इन सब का काफी कुछ अब भी अंधविश्वासों के रूप में जीवित है। आपको स्थानीय अखबारों के पुलिस कोर्ट की रिपोर्टों में ऐसे असाधारण किस्से मिल जाएंगे। फिर भी यह तो कुछ ज्यादा ही असामान्य है ना? मिस्टर भैरवनाथ ने कहा, उस ढंकी हुई आकृति की ओर इशारा करते हुए जिसे वे हर्डल स्ट्रेचर पर ढो रहे थे। ओह, यह? प्रोफेसर बोले। मैं कहूंगा, हां, यह जादू टोने के शुरुआती रूपों में से एक का जीवित उदाहरण है। लेकिन आखिरकार, अगर आपको देहात के लोग 300 साल पुराने कुर्सियों पर बैठे और एलिजाबेथ काल की सींग से बनी चम्मचों से हलवा घोलते हुए मिल सकते हैं, तो फिर बहुत बहुत ही दुर्लभ रूप में मानता हूं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वे 3-4 सदियों पुराने काले कर्मकांड अब भी कर रहे हों। जब हम इसे इसके घर पहुंचाएंगे तब और बहुत कुछ पता चलेगा। मैं निष्ठुर नहीं बनना चाहता,
मिस्टर भैरवनाथ ने कहा, अपनी पीठ सीधी करते हुए और हर्डल पर अपनी पकड़ बदलते हुए। लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि इस भद्र महिला ने खुद के लिए एक झाड़ू का इंतजाम किया होता। हम पहुंच ही गए हैं, पिरूज ने बातचीत में सहजता से शामिल होते हुए कहा। यही ऊंचाई के पार है। 5 मिनट की थकाऊ चढ़ाई के बाद वे खेत की चोटी पर पहुंचे। अब लगभग भोर हो चली थी और पूरब में आकाश लगभग सफेद हो रहा था। तूफानी लालटेन की रोशनी अब पीली पड़ने लगी थी। बूढ़ी औरत की झोपड़ी अब धुंधली दिखाई देने लगी थी। वह बस एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, जो स्पष्ट रूप से कभी किसी कुटिया का बाहरी हिस्सा रही होगी, जो अब ढह चुकी थी। जब वे पास पहुंचे तो वे देख सके कि यह लकड़ियों, कीचड़ और तार से ढंकी चादरों की असंगत रचना थी। इसके चारों ओर जमीन का एक टुकड़ा था, जो पूरी तरह रौंदा हुआ था, और उस पर कुछ दुबली पतली मुर्गियां असहज होकर बैठी थीं। दरवाजे से लगभग 6 फीट दूर जवान पिरूज मुड़ा। मेरा ख्याल है हमें इसे यहीं नीचे रख देना चाहिए सर, उसने सुझाव दिया। जब तक हम पता करें कि कियान मुंशी घर पर है या नहीं, आप यहीं प्रतीक्षा करेंगे। उसने आभारपूर्वक हर्डल का अपना सिरा जमीन पर रखा और उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपनी थकी हुई पीठ को राहत देते हुए। मिस्टर पिरूज हाथ में लालटेन लिए झोंपड़ी के झरझर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे था। उसने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और कोई उत्तर न मिलने पर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। लगभग तुरंत ही अंदर से डरे हुए चहचहाने जैसी आवाज आई और एक आकृति दरवाजे से बाहर भागी और झोंपड़ी के पीछे की छाया में गायब हो गई। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि इंतजार कर रहे दोनों व्यक्तियों की नसों को पहले की रात की सारी घटनाओं से अधिक झटका दे गई। हे भगवान, वह क्या था? प्रोफेसर ने कांपती आवाज में कहा। जवाब पिरूज ने दिया, जो थोड़े शर्मिंदा से भाव में दरवाजे में दिखाई दिया। वह कियान मुंशी था, उसने कहा। उसने तो मुझे ही डरा दिया। क्या हम इसे अंदर ले चलें? यह जगह बहुत ही गंदी है। उन्होंने फिर से हर्डल उठाया और उसे झोंपड़ी में ले गए। पिरूज ने लालटेन को छत में लगे एक हुक से लटका दिया और उसकी झिलमिलाती रोशनी एक अत्यंत गंदी मानव बस्ती पर पड़ी। एक टूटी फूटी फर्नीचर की जमात कमरे में बिखरी पड़ी थी, जिसकी छत बहुत नीची थी। एक कोने में एक बिस्तर था और एक दरवाजा किसी दूसरे कमरे की ओर खुलता था, जहां एक और खाट थी। बाईं तरफ की दीवार में एक चूल्हा था, जिसमें अभी भी आग के कुछ अवशेष थे और जमीन पर मलबा बिखरा था। प्रोफेसर ने घृणा से चारों ओर देखा। ऐसी चीजों की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा। हालांकि हमेशा दखल देना आसान नहीं होता, यह मैं मानता हूं। अगर तुम मेरी मदद करो भैरवनाथ, तो हम इसे इस खाट पर रख दें। उन्होंने उस फटेहाल बूढ़ी को, जो अब भी कंबल में लिपटी थी, उठाया और बिखरे बिस्तर पर रख दिया। यह जमीन किसकी है? उन्होंने पूछा। यह वास्तव में किसी की नहीं है सर, पिरूज ने बताया। इसे आप बेकार जमीन कह सकते हैं। वे यहां वर्षों से रह रहे हैं, वह और उसकी मां उससे पहले। यहां आसपास कोई नहीं है जो इनके साथ कुछ कर सके। प्रोफेसर ने अपनी फ्लास्क निकाली और उसमें से थोड़ा ब्रांडी ढक्कन में डालकर बूढ़ी औरत के होंठों के बीच डाल दिया। वह बेचैनी से हिली और कुछ अस्पष्ट शब्द बड़बड़ाई। सावधान रहें सर, मुझे शक है कि वह आपको शाप देगी। पिरूज चेतावनी देने से खुद को रोक नहीं पाया। प्रोफेसर मुस्कुराया। मुझे भी शक है, उसने कहा। इसी समय दरवाजे में एक छाया दिखाई दी और उन्होंने एक सफेद डरा हुआ चेहरा देखा, जिसकी ठुड्डी पर बेतरतीब दाढ़ी उगाई थी, झांकता हुआ। अंदर आओ, मिस्टर भैरवनाथ ने सामान्य लहजे में कहा। तुम्हारी मां जंगल में बेहोश हो गई थी। कियान मुंशी धीरे धीरे कमरे में आया, एक डरपोक जानवर की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ झूलते हुए। आखिरकार वह लालटेन के नीचे रुका और उसकी असली हालत सामने आई। एक दुबला पतला, असमान कपड़ों में लिपटा, अस्त व्यस्त लड़का। वह मूर्खतापूर्ण मुस्कुराते हुए खड़ा था, अपनी बाहें झुलाते हुए। अचानक जैसे उसके दिमाग में कोई बात आई और वह फुसफुसाया। तुमने उसे देखा? तुमने उसे जंगल में देखा? मुझे मत छूना। मैं नहीं चाहता कि वे मेरे पीछे पड़ें। मैंने कुछ नहीं किया है। इस विस्फोट से वह खुद थक गया और तभी मिस्टर पिरूज, जो झोंपड़ी के अंदर टटोल रहे थे, सामने आए, हाथ में 2 बिल्कुल ताजा मारे गए खरगोश। कियान मुंशी ने उन्हें झपट लिया
और एक बच्चे की तरह अपनी पीठ पीछे छुपा लिया और वहीं खड़ा कांपता रहा, डर और किसी अजीब गुस्से से। फंसाए हुए हैं, पिरुज ने न्यायपूर्ण नाराजगी से कहा। इसीलिए ये लोग कोई काम धाम नहीं करते, उन्होंने प्रोफेसर से कहा। गांव में ये एक चमत्कार जैसा था कि ये लोग जिंदा कैसे हैं। कियान मुंशी ने इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उसका दरवाजे तक का रास्ता खुद उसके आरोपी ने रोक रखा था। उसने कुछ देर तक जोर से गालियां बकीं, फिर जैसे अपनी असहायता समझ गया, वह बिस्तर पर पड़ी आकृति की ओर मुड़ गया। मां, इन्होंने हमें पकड़ लिया है, उसने चिल्लाकर कहा, उस बूढ़ी को झंझोड़ते हुए। ये हमें ढूंढ निकाले हैं। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोलीं, पीली, पानी जैसी और खून से भरी किनारों वाली। मैं शाप दूंगी इन्हें, कोई भी इनमें से मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने जहर भरे स्वर में बड़बड़ाया। उसने सिर घुमाया और प्रोफेसर को देखा और कोहनी के बल उठते हुए उसने इतनी गंदी गालियां बकनी शुरू की कि अपनी सारी रुचि के बावजूद प्रोफेसर स्पष्ट रूप से चौंक गए। हालांकि जब उन्होंने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया तो उसका मिजाज अचानक बदल गया। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम चले जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। कियान मुंशी उसकी चीख पुकार के बीच में बोल पड़ा और उसका डर दयनीय था। उन्होंने हमें पकड़ लिया, वह दोहराता रहा। उन्होंने हमें पकड़ लिया। इन शब्दों का असर बूढ़ी औरत के दिमाग पर कुछ पल बाद हुआ। वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मिस्टर भैरवनाथ को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि वह औरत अपने बेटे की तरह मानसिक रूप से अस्थिर नहीं थी। उसकी लाल लाल आंखों में अब भी कुछ समझदारी झलक रही थी। जब उसकी निगाहें चारों ओर घूमी तो ऐसा लगा कि वह स्थिति को अच्छी तरह समझ गई है। क्या तुमने जानबूझकर चुड़ैलों का मैदान से लोगों को डराया ताकि तुम्हारा बेटा जंगल में शिकार कर सके? उन्होंने पूछा। उसने चालाकी से उनकी तरफ देखा। अगर मैं बता दूं तो तुम उसे नहीं ले जाओगे? मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा, मिस्टर भैरवनाथ ने कहा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा भेष क्यों बनाया। उसके भोले चेहरे की अभिव्यक्ति ने शायद बूढ़ी औरत का शक कुछ कम कर दिया, क्योंकि उसकी आवाज अब शांत होती जा रही थी। वो ठीक नहीं है। अगर उसे कोई टोक दे तो वो कुछ भी नहीं पकड़ सकता। वो अपना ख्याल नहीं रख सकता। उसे मुझसे डर नहीं लगता, लेकिन दूसरों से मैंने उन्हें डरा दिया। वो हंसी और अपने मसूड़ों के बीच से हवा खींचते हुए अजीब आवाज की। प्रोफेसर उसके पास झुका। तुमने ये सब करना किससे सीखा? उसने पूछा। उसके स्वर में चुनौती की गूंज शायद उस औरत को चुभ गई, क्योंकि वो गुर्राई। मैंने तब सीखा जब मैं जवान थी। मैं तुम्हारे सोच से ज्यादा जानती हूँ। मेरी पोशाक कहाँ है? प्रोफेसर चौंक गया। अगर तुम्हारा मतलब बकरी की खालों से है तो वे जंगल में है। बूढ़ी औरत बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। उसने जिद की। मुझे वो चाहिए, उनमें शक्ति है, तुम जितना समझते हो उससे भी ज्यादा। मिसेज माया मुंशी आज्ञाकारी हो गई, लेकिन उसकी निगाहें कमरे में संदेह से घूम रही थी और उसके होंठ बिना आवाज के हिल रहे थे। मिस्टर भैरवनाथ फिर झुके। तुमने लेडी दमयंतीबेन शाह पर हमला क्यों किया? उन्होंने कहा। वो तो किसी शिकारी को नहीं रोकती। बूढ़ी औरत एकदम सीधी बैठ गई और उसका चेहरा अपने गंजे सिर और बिना दांतों वाले मुंह के साथ डरावना लग रहा था। मैंने नहीं किया। वो फुसफुसाई। तो शायद कियान मुंशी ने? मिस्टर भैरवनाथ ने शांति से सुझाव दिया। मिसेज माया मुंशी की लाल आंखों में जहर आ गया। वो बिस्तर पर खड़ी हो गई, पतली काया में कंबल लपेटे और ऊपर से झांकते हुए बोली। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मैं तुम्हें सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, सरल और टूटी रेखा से श्राप देती हूँ। अग्नि, वायु, जल, मांस, वर्षा और मिट्टी से। उड़ने वाले प्राणी, रेंगने वाले प्राणी और सर्प से। आंख, हाथ, पैर, मुकुट, क्रॉस, तलवार और कोड़े से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। हाडे, मिकाडेड, राकेबेन, रिका, रिटालिका, टासरित, मोडेका, राबट, तुत, टुमच। उसने नफरत से कहा, जिसकी आवाज वाकई विचलित कर देने वाली थी। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होंठों से निकला, वो फिर से बिस्तर पर गिर पड़ी और भारी सांसें लेने लगी। प्रोफेसर, जो इस पुराने समय के शापों को बड़े चाव से सुन रहे थे,
उन्होंने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली और कुछ शब्द लिख लिए। मिस्टर भैरवनाथ, जिन्होंने उस औरत की सारी बद्दुआओं को सीधा झेला था, वहीं खड़े रहे। अब जब औरत बात करने लायक लग रही थी, उन्हें कुछ राहत महसूस हुई। तुमने लेडी दमयंतीबेन शाह को इतना डरा दिया कि उनकी जान चली गई, उन्होंने कहा बच्चों से बात करने के अंदाज में। फिर जब तुम्हें समझ आया कि क्या हो गया है, तुमने उनके हाथ जोड़े और आंखें बंद कर दी। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर यह दुर्घटना थी तो हमें बताओ। कियान मुंशी, जो ये सब खुले मुंह से सुन रहा था, अब अपनी मां को बचाने के लिए बोल पड़ा। हालांकि उसे पूरी बात की गंभीरता का ठीक अंदाजा नहीं था। वो जमींदारों से पहले से छुपती थी। जब डेजी ने उसे उसकी लीडरशिप के बारे में बताया था, उससे पहले वो सिर्फ गांव वालों को डराती थी। उसकी बात मत सुनो। उसकी मां चिल्लाई, बिस्तर पर गुस्से में उछलती हुई। उसे कुछ नहीं पता, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। लेकिन मिस्टर भैरवनाथ अब तक जो सुन चुके थे वो उनके लिए काफी था। डेजी कौन है? उन्होंने पूछा, अपनी आवाज में कोई दिलचस्पी न लाते हुए। अब बोलो किया मुंशी। तुम डेजी को दोष नहीं दे सकते। उसका ऐसा इरादा नहीं था कि वो मर जाए। उसने तो बस डराने को कहा था ताकि वो 2 दिन बिस्तर पर पड़ी रहे। उसने कुछ गलत नहीं किया। डेजी कौन है? मिस्टर भैरवनाथ ने फिर पूछा। इस बार उनकी नीली आंखें सख्त थी और उनके चेहरे पर कोई भावहीनता नहीं थी। तुम डेजी को दोष नहीं दे सकते। मिसेज माया मुंशी ने फिर दोहराया। मैंने उसकी लेडीशिप की मूर्ति बनाई, उसे नाम दिया और जला दिया। उसने ये चौंकाने वाला खुलासा न तो पछतावे से किया न गर्व से। प्रोफेसर की सांस थम गई। क्या वो मिट्टी की मूर्ति थी या मोम की? उन्होंने बिना सोचे पूछ लिया। मिट्टी की थी। मिसेज माया मुंशी ने रूखे स्वर में कहा। मिस्टर भैरवनाथ ने यह हिस्सा सुना ही नहीं। उनका पूरा ध्यान अब कियान मुंशी पर था। उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया। अर्धविक्षिप्त लड़का उनकी तरफ नहीं देख सका, लेकिन सिर झुकाए बुदबुदाया। वो डेजी मैडम है, उसने कहा। जब पापा जिंदा थे तो उनके लिए काम करते थे। फिरोज सामने आया और आखिरी चौंकाने वाला रहस्य प्रकट किया। माफ कीजिए साहब, उसने कहा। वो डेजी मिसेज हैं। मिसेज डेजी चिनोई, जो घोड़े देखती हैं। वही जिन्हें मिसेज रहीनतुला चिनोई कहते हैं। कमबख्त मिस्टर भैरवनाथ बोले, इस बार सचमुच चौंकते हुए। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।